हाय, कैसे हैं आप लोग? गाइस, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड के जो सेकेंड ईयर का बुक है रैम्बो, उसके सेकंड चैप्टर को आज हम लोग पढ़ेंगे और लाइन बाय लाइन समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि चैप्टर का नाम है भारत इज़ माई होम। ठीक है, भारत मेरा घर है। इसके जो राइटर है ना, वो जाकिर हुसैन है। अगर भारत इज़ माई होम के बारे में बात किया जाए तो यह एक स्पीच है। इसे हम स्पीच कहते हैं। स्पीच का उद्धरण है। ठीक है, चूँकि डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट बन गए थे, उस समय इनको भाषण देने का मौका मिला तो ये दिए हैं, और उसी स्पीच का ये थोड़ा सा उद्धरण है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, भारत इज़ माई होम। डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनका जन्म 1897 में हुआ और मृत्यु 1969 में हो गया। बॉर्न इन हैदराबाद, इनका जन्म कहाँ हुआ? हैदराबाद में जन्म हुआ। वाज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स, और ये हमारे जितने भी बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे उनमें से ये भी एक थे। एज वेल एज एन एमिनेंट एजुकेशनिस्ट, और साथ ही साथ ये शिक्षा जगत में बहुत ज़्यादा नॉलेज रखने वाले व्यक्ति भी थे, यानी शिक्षितकार भी थे, बहुत ही फेमस शिक्षितकार थे। डॉक्टर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन को 1967 में भारत के प्रेसिडेंट बनाया गया। यह बने, यानी ही बिकेम, वह बने भारत के प्रेसिडेंट 1967 में। अर्लियर, अगर उससे पहले की बात किया जाए तो ही हैड सर्व एज द गवर्नर ऑफ बिहार। उसके पहले यानी प्रेसिडेंट बनने से पहले वह बिहार के गवर्नर रह चुके थे। भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ही गेव इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट। कह रहा है कि भारत इज माई होम जो है वह एक एक्सट्रैक्ट है स्पीच का, उनके स्पीच का एक उदाहरण है जो उन्होंने 1967 में प्रेसिडेंट के रूप में जब शपथ लिया, उसके बाद जो स्पीच दिया, उसी स्पीच में से ये थोड़ा सा उदाहरण है। क्लियर? इन इस फर्स्ट स्पीच करे कि वह अपने पहले स्पीच में एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेजेज हिमसेल्फ, डॉक्टर जाकिर हुसैन खुद से प्लेज करते हैं, खुद से शपथ लेते हैं, कसम खाते हैं, टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज़ कल्चर, कि भारत के जितने भी कल्चर हैं उन सारे कल्चर के सेवा करेंगे। ठीक है, तो आपको इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें मिलेंगी कि जब शपथ हुआ इनका तो शपथ के बाद जो स्पीच दिया गया वो स्पीच कैसा था, उस स्पीच में ये कहना क्या चाह रहे थे। चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर को। आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम ओवरवेम्ड बाई द ट्रस्ट माई पीपल हैव प्लेस्ड इन मी बाई इलेक्टिंग मी टू द हाइएस्ट ऑफिस इन द लैंड। कह रहे हैं, इनका कहना है कि मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ, मतलब अत्यधिक खुश हूँ। क्यों? क्योंकि लोगों ने जो ट्रस्ट, जो विश्वास मुझ में दिखाया है, जो लोगों ने मुझ में विश्वास दिखाया है, विश्वास किया है, बाय इलेक्टिंग मी, मुझे चुनकर, टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड, इस धरती का सबसे बड़े पोस्ट पे मुझे चुनकर लोगों ने जो विश्वास मुझ में दिखाया है, उस विश्वास के लिए, उस ट्रस्ट के लिए मैं बहुत खुश हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। डॉक्टर राधा कृष्ण, अच्छा इस चैप्टर में डॉक्टर राधा कृष्णन का क्यों नाम है? क्योंकि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वे भारत के तीसरे प्रेसिडेंट थे, तो इनके पहले जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? डॉक्टर राधा कृष्णन। तो जाहिर सी बात है भाई, स्पीच में उनका नाम आना ही है। ठीक है, तो डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी अ मेंटल इक्विपमेंट, मतलब कि डॉक्टर राधा कृष्णन ने प्रकाशित किया प्रेसिडेंसी को कि भाई यह एक मेंटल इक्विपमेंट है, दिमागी हथियार है, और डिग्री ऑफ इरुडेशन, और विद्वता का डिग्री है, एंड अ वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस रेयरली टू बी फाउंड एनीवर, और एक ऐसा अनुभव जो शायद ही कहीं मिलता हो।
यानी प्रेसिडेंट बनने के बाद आपके पास विद्वता का डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि यह मेंटल इक्विपमेंट है, दिमागी हथियार है। और साथ ही साथ यह एक ऐसा अनुभव प्रदान करता है, यह एक ऐसा अनुभव देता है जो शायद ही कहीं इस दुनिया में मिलता है। ठीक है। During a lifetime devoted to the pursuit of knowledge and truth, he has done more than probably any other man to bring out and explain Indian philosophical thought and the onus of all true spiritual values. कह रहा है कि ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम डिवोटेड द परस्यूट ऑफ नॉलेज, कह रहा है कि पूरा जीवन भर डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में बात किया जाए तो पूरा जीवन भर उन्होंने अपना पूरा जीवन डिवोट कर दिया, समर्पित कर दिया सत्य और ज्ञान के लिए। एंड ही हैज़ डन, कह रहे कि उन्होंने जो काम किया है प्रोबेबली माने कोई दूसरा व्यक्ति करता, उनके अलावा शायद ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने ब्रिंग आउट किया, मतलब प्रकाशित किया, एक्सप्लेन किया इंडियन फिलोसफिकल थॉट को, यानी भारतीय जो विचारिक, जो भारतीय साहित्यिक जो विचार हैं उसको पूरे दुनिया में प्रकाशित करने वाले एक ही व्यक्ति है जिनका नाम है डॉक्टर राधा कृष्णन। एंड द ओनर्स ऑफ ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज, और जो स्पिरिचुअल हमारे वैल्यूज़ हैं उनकी जो महानता है, उनकी जो बातें हैं उनको भी ये क्या किए, प्रकाशित किया। ही हैज़ नेवर लॉस्ट इन हिज फेथ इन द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, करे कि वह कभी भी अपना विश्वास नहीं ख़त्म किए, नहीं ये समाप्त किए या नहीं भूले, अपने विश्वास को नहीं ख़त्म किए इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, इंसानों के इंसानियत में कभी भी अपना विश्वास नहीं खराब किए, यानी हमेशा ये इंसानियत में विश्वास किए। एंड ही हिमसेल्फ हैज़ नेवर सीज्ड, और वह खुद को कभी रोके नहीं, टू द चैम्पियन बनाने के लिए, ठीक है, द राइट ऑफ ऑल मैन टू लिव इन डिग्निटी एंड विद जस्टिस, न्याय से और इज्जत से हर इंसान को रहने के लिए कभी भी अपने आप को रोके नहीं, यानी हर इंसान को पूर्ण रूप से इज्जत दिलाने में काम किए, हर इंसान को पूर्ण रूप से न्याय दिलाने में खुल के काम किए, कभी राधा कृष्ण अपने आप को रोके नहीं। ठीक है, तो ये जो दूसरा पॉइंट आप देखे हैं, ये दूसरा पॉइंट सिर्फ और सिर्फ राधा कृष्णन के बारे में है। ठीक है, तो क्लियर कर लेंगे। ठीक है, एक बार दो बार आप जरूर इस वीडियो को देखेंगे ताकि एक एक लाइन आपको समझ में जरूर आवे। थर्ड नंबर पढ़ते हैं कि आई कैन ओनली अश्योर दैट, कह रहे कि मैं सिर्फ आपको आश्वासन दे सकता हूँ कि आई इंटर दिस ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी, कह रहे कि मैं जब इस ऑफिस में इंटर करूँगा पूर्ण रूप से विनम्रता के साथ इंटर करूँगा, एंड टोटल डेडिकेशन, और पूर्ण समर्पण के साथ इस ऑफिस में इंटर करूँगा, इस ऑफिस में आऊँगा। बिकॉज आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि मैं अभी अभी भारतीय संविधान के प्रति विश्वासी होने का शपथ लिया हूँ, क्योंकि अभी अभी जस्ट टेकन, अभी अभी मैंने भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो संविधान है, उस संविधान के प्रति विश्वासी होने का, लॉयल्टी होने का मैंने शपथ लिया है, कसम खाया है। कह रहा है कि इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपेरेटिवली न्यू स्टेट विच इट्स फ्री सिटीजन्स हैव फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री गिवन टू देमसेल्व्स, कह रहा है कि ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई नया स्टेट बना हो और उसके लोगों ने अपने लिए ठीक है खुद का संविधान बना हो, ये इतिहास में पहली बार हो रहा है। यानी एक समझिए कि इतिहास का सबसे बड़ा काम है, क्योंकि दूसरे जो देश थे, जिस समय भारत आज़ाद हुआ उस समय बहुत सारे देश अगल बगल के भी आज़ाद हुए थे, तो उनके संविधान के हिसाब से देखा जाए तो इतिहास में पहली बार हुआ था, ठीक है, जो यहाँ के खुद के लोगों ने अपने लिए पहली बार कोई संविधान लागू किया था। इट इज़ द यंग स्टेट ऑफ एन एंशियंट पीपल, कह रहे कि ये हमारे जो पुराने लोग हैं उनका यह यंग स्टेट है, नया स्टेट है। who through the long millennia and through cooperation of diverse ethnic elements who through the long millennia and through cooperation of diverse ethnic elements have striven to realize timeless
absolute values in their own peculiar way। कह रहा है कि यह जो स्टेट है ये हमारे पूर्वजों का नया स्टेट है, यानी हमारे पूर्वजों ने इसको नया स्टेट बनाया है, तो पूरा हमारे पुराने लोगों का नया स्टेट है, जिन्होंने अलग अलग तरीके से, अलग अलग विचारों से, अलग अलग बातों से, अलग अलग पॉइंट से इसको नया बनाने का काम किया है। आई प्लेस माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज़। कह रहे हैं कि जो बातें, जो विचारें हमारे पूर्वजों ने दिया है, मैं शपथ खाता हूँ, मैं खुद से अपने आप से कसम खाता हूँ कि मैं उन वैल्यूज़ का सेवा करूँगा। यानी आप जानते हैं कि आज़ादी के लड़ाई में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से विचार दिए थे। जैसे गांधी जो जी थे, उन्होंने लास्ट में डायरेक्ट यही बोल दिए थे, करो या मरो। वैसे ही सुभाष चंद्र बोस ने भी कुछ बात बोले थे, वैसे ही भगत सिंह ने भी बोले थे। तो ये कह रहे हैं कि जो भी लोग थे अलग अलग तरीक़ों से इस देश को आज़ाद किया है, और यह देश जो है वो पुराने लोगों का नया स्टेट है। तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं जो वैल्यूज़ लोगों ने दिया, जो बातें लोगों ने दिया, जो विचारें लोगों ने दिया, उन विचारों की सेवा ज़रूर करेंगे। For though some concrete realization of a value may become inadequate with change of circumstance। कह रहा है कि हो सकता है, ये भी हो सकता है कि कुछ जो वैल्यूज़ हैं समय के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, उनकी जो बातें हैं वह इनएडिक्वेट हो सकती है, मतलब अपर्याप्त हो सकती है, बट द वैल्यू रिमेन्स एटर्नली वैलिड एंड प्रेसियस फॉर न्यूअर एंड फ्रेशर रियलाइजेशन। लेकिन जो वैल्यू है हमारे पूर्वजों ने दिया है वो हमेशा हमेशा के लिए है, और हमें उत्प्रेरित करती है कि हम नया सोचें, कुछ बेहतरीन सोचें, वो हमें उत्प्रेरित हमेशा करती है। क्योंकि द पास्ट इज़ नॉट डेड। आप ये नहीं कह सकते कि पास्ट क्या हो गया है, डेड हो गया है, ख़त्म हो गया एंड स्टेटिक, रुक गया है, नहीं। इट इज़ अलाइव एंड डायनेमिक। ये तो जीवित है और डायनेमिक है, गतिशील भी है, एंड इज इन्वॉल्व इन द डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ अ प्रेजेंट एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आवर फ्यूचर। वो हमारे प्रेजेंट की क्वालिटी में शामिल है, और वह हमारे फ्यूचर के संभावनाओं को खोलता है। यानी सीधे तौर पे कह रहे हैं कि हम अपने पास्ट को देखें और पास्ट को देख के प्रेजेंट में काम करें ताकि हमारा फ्यूचर बने। क्लियर हुआ? आगे है कि द प्रोसेस ऑफ इट्स constant रिन्यूअल इज इंडीड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। क्या कह रहे हैं कि द प्रोसेस ऑफ इट्स constant रिन्यूअल, मतलब कि अगर इस देश को नवीनीकरण किया जाए तो सचमुच में द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, अगर इसके ग्रोथ का जो प्रोसेस है वो नेशनल कल्चर और नेशनल करेक्टर का होना चाहिए। यानी भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय जो क्वालिटी है, उसका विकास होना चाहिए। एंड इट इज़ द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। और कौन उसका विकास करेगा? एजुकेशन। एजुकेशन ही मेन हथियार है, एजुकेशन ही मेन चीज़ है जो इसका बढ़ावा करेगा। एज आई सीट, जैसा मैं देख रहा हूँ, टू मिनिस्टर दिस कॉन्स्टेंट रिन्यूअल, अगर इस और नए कॉन्स्टेंट रिन्यूअल पे, मतलब इस नवीनीकरण को अगर ध्यान से गहन ज्ञान किया जाए तो आई मे बी फॉरगिवन, मुझे माफ़ करिएगा लो, द प्रिजम्पशन दैट माई चॉइस टू दिस हाई ऑफिस इज मेनली, मतलब कि ये जो ऑफिस है ये कुछ खास ऑफिस नहीं है, इफ़ नॉट इंटायरली, पूरा तो नहीं है लेकिन फिर भी ले लेंगे, बीन मेड ऑन अकाउंट ऑफ माई लॉन्ग एसोसिएशन विद द एजुकेशन ऑफ माई पीपल। क्योंकि मैं एजुकेशन में लोगों के साथ रहा हूँ और उनके आधार पे ये बातें कह रहे हैं, तो मुझे माफ़ ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये जो ऑफिस है ये कोई बहुत बड़ा ऑफिस इस चीज़ के लिए नहीं है। आई मेंटेन दैट, मैंने देखा है, एजुकेशन इज़ अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट, कि एजुकेशन ही मेन इंस्ट्रूमेंट है, मेन हथियार है ऑफ नेशनल पर्पस, कि किसी भी राष्ट्र के उद्देश्य का मेन हथियार कोई चीज़ होता है तो वो होता है क्या? एजुकेशन। क्या होता है जी? एजुकेशन। एंड दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इनस्केपेबली इन्वॉल्व इन द क्वालिटी ऑफ नेशन। और बेहिचक याद रखेंगे कि एजुकेशन का जो क्वालिटी है, एजुकेशन का जो गुण है, वो बेहिचक क्वालिटी ऑफ नेशंस के पास, नेशन का होना चाहिए। यानी राष्ट्र का जो क्वालिटी है उसके हिसाब से ही होना चाहिए। इन है कि हम पढ़ रहे हैं और राष्ट्र के हित में ना करके राष्ट्र के खिलाफ में पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें तो एकदम वो बिल्कुल गलत है, मतलब गलत है। ठीक है, तो राष्ट्र के हित वाला पढ़ाई आप जरूर करें। I therefore pledge myself to the loyalty of our past culture from wheresoever
it may have come and by whomsoever it may have been contributed। कह रहे कि इसलिए मैं खुद से शपथ लेता हूँ कि जो भी हमारे पास्ट कल्चर है मैं उसकी सेवा करूँगा, उसके प्रति विश्वासी रहूँगा, चाहे वो जहाँ कहीं से भी आया हो। एंड बाय हुम सोएवर, चाहे वो जिसने किसी ने भी इसको क्या किया हो, दिया हो, जिसने भी बताया हो, लेकिन अगर हमारे देश का कल्चर है तो मैं उसकी सेवा करूँगा। आई प्लेस माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ टोटलिटी ऑफ माई कंट्रीज कल्चर। कह रहे कि मैं इस बात का भी कसम खाता हूँ कि भारत देश में जितने भी कल्चर हैं उन सारे कल्चर का मैं सेवा करूँगा। आई प्लेस माई लॉयल्टी टू माई कंट्री इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। मैं कसम खाता हूँ कि मैं अपने देश का विश्वासी रहूँगा, बिना धर्म के आधार पे, बिना भाषा के आधार पे। ना ही हम धर्म के हिसाब से कोई काम करेंगे, ना ही भाषा के आधार पे हम काम करेंगे। ठीक है, हाँ, मैं बिल्कुल देश का वफादार रहूँगा, देश का विश्वासी रहूँगा और किसी भी हिसाब से एकदम एक संवैधानिक तौर पे मैं काम करूँगा। I place myself to work for its strength and progress and for the welfare of its people without distinctions of caste, color and creed। कह रहे कि मैं ये भी कसम खाता हूँ कि मैं इसके मजबूती का, ठीक है, और इसके विकास के लिए काम करूँगा। एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल, और इसके लोगों के कल्याण के लिए भी काम करूँगा, बिना जात पात देखे हुए, बिना कलर देखे हुए, बिना पंथ देखे हुए। ये सारी चीज़ें नहीं देखेंगे, जो भी लोग आएंगे उन सब की मैं सेवा करूँगा और इस देश के लिए काम करते रहूँगा। द होल ऑफ भारत इज़ माई होम, क्योंकि भारत जो है वो मेरा घर है। एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, और इसके जो लोग हैं वो मेरे परिवार हैं। द पीपल हैव चूजन टू मेक बी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर अ सर्टेन टाइम, और यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने मुझे चुना है, मेक मी, उन्होंने मुझे चुन कर मुझे बनाया है इस परिवार का हेड फॉर अ सर्टेन टाइम, कुछ समय के लिए, एक निश्चित समय के लिए। ठीक है, एंड इट शैल बी माई अर्नेस्ट इंडिएवर टू सीक टू मेक दिस होम स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटिफुल, अ वर्दी होम फॉर ग्रेट पीपल इंगेज्ड इन द फैसिनेटिंग टास्क ऑफ बिल्डिंग अप अ जस्ट एंड प्रोस्पेरस एंड ग्रेसफुल लाइफ। कह रहे कि और ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इस घर को खूबसूरत बनाऊं, मैं इस घर को मजबूत बनाऊं, जैसा हमारे पूर्वज इस घर को बनाने के लिए, बेहतरीन काम करने के लिए, एक खूबसूरत घर बनाने के लिए, एक बेहतरीन जीवन जीने के लिए, एक समृद्ध जीवन जीने के लिए इस घर को बनाने की कोशिश की है, वैसा ही मैं चाहता हूँ कि इस घर को मजबूत और खूबसूरत बनाओ। देखिए कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि द फैमिली इज बिग, द फैमिली इज बिग and constantly growing at a rather inconveniently fast pace। कह रहे हैं कि एक तरह से देखा जाए तो फैमिली हमारा ज़रा बड़ा है, और एक तरह से देखा जाए तो फैमिली और तेज़ी से क्या हो रहा है, बढ़ ही रहा है। मतलब कि असुविधाजनक हमारा फैमिली बढ़ रहा है। देख लीजिए आज के ज़माने में अगर देखा जाए तो भारत का जो पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ा हो गया है, दुनिया में एक नंबर में पॉपुलेशन है, और देखिए रोज़गार का हालत क्या है, महंगाई चरम सीमा पे चल रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को देख उन्होंने बोला कि फैमिली हमारा ज़रा बड़ा है और उसी तरह गलत तरीके से आगे बढ़िए रहा है। We shall each one of us have to participate unsparingly in building its new life, each in his own way। इसलिए कह रहे हैं कि हम लोग प्रत्येक लोगों, हम लोगों में से जितने भी लोग हैं, प्रत्येक लोग अपने अपने तरीक़ा से, ईच वन ऑफ अस अपने अपने तरीक़ा से, ठीक है, इसको बेहतर बनाने की कोशिश करें, इसको नया जीवन देने की कोशिश करें। ईच इन इज़ वन वे, जो भी आपका तरीका है, ठीक है, मतलब कि आप जो भी स्किल किए हैं, ठीक है, आपके पास जो भी स्किल है, आप कोशिश करें कि उस स्किल के हिसाब से काम करके इस देश को बेहतर और मजबूत और खूबसूरत देश बनाया जाए। ये कह रहे हैं। फॉर शेयर साइज, कह रहे हैं कि अगर छोटे साइज में बात किया जाए तो टास्क अहेड ऑफ अस आर सो डिमांडिंग दैट नो वन कैन अफोर्ड टू सिट बैक। कह रहे हैं कि छोटे साइज में अगर बात किया जाए तो जो हमारे सामने काम है वो इतनी चैलेंजिंग है, इतनी चुनौती भरा है कि हम उस चीज़ को देख के पीछे नहीं हट सकते हैं। एंड जस्ट वॉच और लेट फ्रस्ट्रेशंस बिकम इंडेमिक इन आवर कंट्री। अगर हम पीछे हट जाएंगे तो हम देखेंगे
कि कैसे हमारा देश बर्बाद हो रहा है। तो हम वो भी नहीं होने देंगे कि हमारा देश क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, हम पीछे हट रहे हैं। ऐसा करने वाले हम नहीं हैं। द सिचुएशन डिमांड्स ऑफ अस वर्क एंड मोर वर्क, क्योंकि सिचुएशन हमसे डिमांड कर रही है कि हम काम करें और ढेरों सारा काम करें, और काम भी कैसा करें, साइलेंट काम करें और सिंसियर वर्क करें, सॉलिड करें, एकदम ठोस काम करें, और स्टडी रिकंस्ट्रक्शन द होल मटेरियल एंड कल्चर लाइफ ऑफ आवर पिलर पीपल। कह रहा है कि और हम दोनों में काम करें, मटेरियल का भी विकास करें और हमारे लोगों का कल्चर का भी विकास करें, इन दोनों का जरूर हम काम करें। आगे कह रहे हैं कि दिस वर्क एज आई सी इट हैज़ टू एस्पेक्ट्स, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम काम के दो पहलू हैं, एक वर्क ऑन वन सेल्फ एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड, और एक ऐसा काम जो खुद पे हो पहला, और दूसरा कि जो सोसाइटी के अगल बगल में हो, यानी सोसाइटी के लिए काम हो। दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, और ये दोनों एक दूसरे के लिए लाभदायक है, मतलब कि खुद पे काम करेगा ए और सोसाइटी के लिए काम करेगा ये दोनों एक दूसरे के लिए फायदेमंद है, दोनों एक दूसरे के लिए समझिए बने ही हैं। द वर्क ऑन वन सेल्फ इज टू फॉलो द अर्ज टुवर्ड्स मोरल डेवलपमेंट। अब कह रहे कि अपने ऊपर काम करने का मतलब है कि अपने अंदर मोरालिटी को डेवलप करें, मोरालिटी का विकास करें एज अ फ्री पर्सन एंड अंडर सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन विच अलोन कैन रेंडर द डेवलपमेंट पॉसिबल। और ये जानते हैं कि एक स्वतंत्र व्यक्ति अगर वो सेल्फ डिसिप्लिन में आ जाए तो इस विकास को आसानी से वो अचीव कर सकता है, इस विकास को आसानी से वो संभवतः इस चीज़ को कंप्लीट कर सकता है। एंड इट्स एंड प्रोडक्ट, अगर ऐसा करेगा तो उसका जो आखिरी प्रोडक्ट निकलेगा तो फ्री मोरल पर्सनालिटी होगा, वह आखिरी प्रोडक्ट आपका फ्री मोरल पर्सनालिटी होगा। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद को ले लीजिए, लाल बहादुर शास्त्री को ले लीजिए, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जिनका जो पर्सनालिटी है वो मोरल पर्सनालिटी है। जैसे डॉक्टर राधा कृष्णन को ले लीजिए, स्वामी विवेकानंद जी को ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये एकदम सिंपल सोचते थे और अपने अंदर मोरालिटी को पैदा किए थे, मोरालिटी को आगे बढ़ाते थे। वी कैन नेगलेक्ट, कर रहे कि हम इस चीज़ को नेगलेक्ट कर सकते हैं द इंड प्रोडक्ट को ओनली एट और पेरिल, कब, अगर हम बर्बाद होना चाहते हैं, अगर हम ख़त्म होना चाहते हैं, तब हम मोरल हमारा इंड प्रोडक्ट है, मोरल प्रोडक्ट है, ठीक है, इसको हम छोड़ दें। देखिए हम धीरे धीरे कैसे बर्बाद हो जाएंगे। देख लिए आज बड़े कुछ देश ऐसे हैं जो एकदम अपने मोरलिटी को ध्यान में नहीं रख के लड़ाई कर रहे हैं और धीरे धीरे उनकी समय भी ख़त्म हो रही है। This end product cannot sustain itself without seeking and exercising itself to bring about the approximation of society. The approximation of the society to which it is privileged to serve to a better, a juster and a more graceful way of life। कह रहे हैं कि it cannot, मतलब ये जो moral personality है वो कैसे हो पता चलेगा। कोई आदमी अगर है मान लीजिए और ख़ुद को खूब तारीफ़ करता है कि मैं अच्छा हूँ, मैं बहुत बेहतर हूँ, ठीक है, तो उसको उसके अच्छाई को पता करने के लिए आदमी उसके सोसाइटी में जाए। जब उस सोसाइटी में जाने के बाद ही पता चलता है कि वो बंदा कैसा है, ठीक है, क्योंकि सोसाइटी में अगर वो काम करता है, सोसाइटी के लिए अगर वो काम करता है और सोसाइटी के लिए अगर बढ़िया है तो समझिए कि वो बंदा बढ़िया है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो इंड प्रोडक्ट है वो अकेले कभी सस्टेन नहीं कर सकता है, ठीक है, उसको सोसाइटी में जाना पड़ेगा और सोसाइटी में जो देना चाहिए बेटर रूप से, जस्टर रूप से और एक बेहतरीन तरीका है जीवन जीने का, उस चीज़ को दिखाना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा कि हाँ ये क्या है, हमारे अंदर मोरल पर्सनालिटी है कि नहीं है। This individual cannot grow in a full perfection without a corresponding advance of the collective social existence। कह रहे कि ये जो अकेला बिना सोसाइटी के कोई आगे नहीं बढ़ सकता है, मतलब कि अगर अपने ऊपर काम करे तो और सोसाइटी के लिए काम करे तो, मान के चलो खुद पे काम करें कि हम बहुत अच्छे हैं, सोसाइटी में काम नहीं करें तो भी बेकार, और सोसाइटी में खूब अच्छा काम करें और अपने लिए काम नहीं करें तो भी बेकार। तो दोनों अकेला नहीं चल सकता आगे, दोनों अकेला विकास नहीं कर सकता, ठीक है। Let's resolve to get wholeheartedly engaged in these two aspects of work, individual and social। कह रहे हैं कि चलिए अपने दिल को थामते हैं, अपने दिल को पकड़ते हैं और पूरे मन से, पूरे लगन से इन दोनों कामों को करते हैं। इंडिविजुअल मतलब खुद पे काम और सोशल जो सोसाइटी के लिए काम हो।
and this dual effort will give to the life of our state a special flavor। और हम अगर ऐसा करते हैं तो याद रखिएगा, दोहरा प्रयास हमारे स्टेट को एक अलग ही फ्लेवर नसीब देगा। For the state to us will not be just an organization of power but a moral organization। और कह रहे हैं कि क्योंकि हमारे लिए जो स्टेट है वो सिर्फ और सिर्फ एक हथियार का स्टेट नहीं हो, बल्कि एक मोरल ऑर्गेनाइजेशन भी हो, नैतिक संगठन भी हो। क्यों? क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परामेंट, क्योंकि यह हमारे राष्ट्रीय संयम को दर्शाता है। एन इनहेरिटेंस फ्रॉम अ ग्रेट लीडर आवर लिबरेशन मूवमेंट, जो हमारे आंदोलन के बड़े बड़े महानायक थे उनसे ये लिए हुई चीज़ें हैं, जैसे महात्मा गांधी। दैट द पावर शुड बी यूज ओनली फॉर मोरल पर्पसेस, क्योंकि हम जानते हैं कि पावर का प्रयोग अच्छे कामों के लिए किया जाता है। ये कौन बात बोला है? महात्मा गांधी बोले हैं। एंड द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इज व्हाट वी शैल डेडिकेट आवर सेल्व्स टू वर्क फॉर। और कह रहा है कि मजबूती की शांति, मजबूती की संतुष्टि वहीं मिलती है जिस काम को हमें करने में मज़ा आता है। तो हमें वही काम करना चाहिए जो हमें अच्छा लगता हो। और भारत देश का जो तरीका है, भारत देश का जो टेम्परामेंट है वो ये है अहिंसा। और ये क्या है? अहिंसा है और मोरल डेवलपमेंट है। इसीलिए हमें अहिंसा को फॉलो करना चाहिए और मोरालिटी को आगे बढ़ाना चाहिए। आई हैव फुल फेथ in my people that they will bring forth the energy requisite for the satisfactory performance of this dual task। है कि मुझे पूरा विश्वास है लोगों में कि जो ये काम है, जो ये काम की ज़रूरत है, वो पूर्ण रूप से पूरे एनर्जी के साथ इस काम को करेंगे, सेटिस्फैक्ट्री तरीके से इस काम को करेंगे, इस डुअल टास्क को करेंगे। एंड इट शैल बी माई प्रिविलेज टू कंट्रीब्यूट माई शेयर टू दिस इंचेंटिंग इंटरप्राइज। और कह रहा है कि ये मेरी बड़ी खुशनसीबी होगी कि मैं इस खूबसूरत काम में अपना थोड़ा सा योगदान दिया। तो गाइज, ये था चैप्टर, बहुत ही छोटा चैप्टर था, इसको आज हम लोगों ने क्लियर किया। एक दो बार ज़रूर वीडियो को देखें, नोटबुक ज़रूर रखें, ठीक है, और जब भी पढ़ें, जब भी समझें, साथ ही साथ आप ज़रूर पढ़ें, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ, एक नए टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप और अपने परिवार का ज़रूर ख्याल रखें। थैंक यू।